आज हम फिर से भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं। अब तक हमने अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 43 तक इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक। इससे हमारे द्वारा जो आपको टॉपिक बताया जा रहा है, इससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो है आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये प्री के लिए बहुत ही सहायक होंगे और मैं तो कहूँगा मेंस के लिए भी सहायक होंगे। अगर आप में से किसी को नोट्स चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको नोट्स भी उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान सिविल संहिता आती है। क्या आती है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की बात करें तो इसमें यह होता है कि चाहे किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म से विवाह किया हो, किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म से विवाह किया हो, लेकिन उसकी जो तलाक की प्रक्रिया होगी वह समान होगी। क्या होगी? तलाक की प्रक्रिया समान होगी। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म में किसी भी रीति के आधार पर विवाह किया हो, उसकी तलाक की प्रक्रिया क्या होगी? समान होगी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी धर्म के अंतर्गत किसी भी रीति से विवाह किया हो, उसकी जो है तलाक की प्रक्रिया होगी वह क्या होगी? समान होगी। इसमें अगर हम बात करें तो दंड संहिता नहीं आता है। दंड संहिता किसके लिए आता है? अनुच्छेद 44 ही कहता है दंड संहिता का प्रावधान जो है किसी क्राइम के लिए होता है, किसी अपराध के लिए दंड संहिता का प्रावधान होता है। बल्कि हम बात करें तो चुनाव के लिए क्या होता है? चुनाव के लिए क्या लगती है? आचार संहिता लगती है। क्या लगती है? आचार संहिता लगती है। उसी प्रकार से विवाह के लिए विवाह करने के पश्चात तलाक के लिए या फिर विवाह की किसी कानूनी प्रक्रिया के लिए समान सिविल संहिता। बल्कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय जो लगती है उसे आचार संहिता कहते हैं। जिस प्रकार की प्रक्रिया न्यायालय के द्वारा लगती है उसे आचार संहिता कहते हैं। और अगर हम बात करें तो किसी प्रकार का अपराध किया है उसके लिए क्या लगती है? दंड संहिता लगती है। आपको समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या उपलब्ध कराना है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगी? सरकार रखेगी। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल जो है वह सरकार को रखना होगी। उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो 6 वर्ष से लगाकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। ये तो बिल्कुल जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसे अनुच्छेद मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क में इसे जोड़ा गया है। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा अनुच्छेद 21 के क में, ये अपने आप में क्या है? एक मूल अधिकार भी है। क्या है अपने आप में? यह एक मूल अधिकार भी है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करना है? निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवाना है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? SC, ST, OBC तीनों यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तीनों को जो है विशेष स्थिति में आरक्षण उपलब्ध कराना भी जो है सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार आरक्षण उपलब्ध नहीं कराती है तो उसके लिए भी आप बाध्य नहीं है, लेकिन तीनों को आरक्षण प्राप्त है। अभी तो जनरल वालों को भी 10% आरक्षण 2019 के अंतर्गत संविधान संशोधन के आधार पर दिया गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 46 भी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? तो पोषायुक्त आहार। पोषायुक्त आहार मतलब यानी कि ऐसे पोषक पदार्थ उपलब्ध कराना है जिससे कि एक बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके और एक मिडिल क्लास फैमिली के मतलब जो है उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे के लिए पोषायुक्त आहार उपलब्ध कराना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिर इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं तो नशीली दवाएं और शराब पर प्रतिबंध लगाना भी इसी के अंतर्गत आता है। नशीली दवाई और शराब पर प्रतिबंध लगाना भी इसी के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत।
तो क्या राज्य किसी भी नशीली दवाई पर प्रतिबंध लगा पाया? नहीं। क्या शराब पर प्रतिबंध लगा पाया? नहीं। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने लगाया है, ठीक है, बाकी तो कोई लगाया नहीं, मैंने तो नहीं सुना। तो आप इसके लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है मतलब आप इसके लिए ना तो सरकार से कोई सवाल कर सकते हैं और ना ही आप इसके लिए किसी न्यायालय में जा सकते हैं। मैंने जब राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ाना प्रारंभ किया था तब ही मैंने आपको बताया था कि आप जो है ये जितनी भी सुविधा आपको सरकार के द्वारा दी जा रही है, उस सुविधा अगर आपको वो सुविधा नहीं मिलती है तो आप इसके लिए किसी भी प्रकार की सरकार से डिमांड नहीं रख सकते हैं और ना ही आप किसी न्यायालय में जाकर उनके खिलाफ जो है केस दर्ज कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये भी समझ में आया होगा। अनुच्छेद 47 अब हम बात करते हैं। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन की ओर जोर देना भी सरकार की जिम्मेदारी। किस प्रकार से जोर देना? उससे कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से अग्रसर करना। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से अग्रसर करना, उसको बढ़ावा देना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन को जो है बढ़ावा देना, किसके? आधुनिक और वैज्ञानिक नई नई तकनीकों के आधार पर या फिर किसी वैज्ञानिक विधि के आधार पर जो है उसको बढ़ावा देना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 48 का क। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? तो अनुच्छेद 48 के क में आता है पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होगी? सरकार की होगी। पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। यह अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 के क में इसे जोड़ा गया कि पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव की रक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है इसमें जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? अनुच्छेद 48 के क में जोड़ा गया। आपको 48 के क तक अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण भी जो है सरकार की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण माने कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, बहुत सारी जगह, राम मंदिर राष्ट्रीय स्मारक है। हाँ, माना कि वो एक धार्मिक जगह, लेकिन वो पूरे राष्ट्र की शक्ति बनी हुई है, इसीलिए सरकार को उसकी रक्षा करना भी जो है सरकार का कर्तव्य बनेगा। तो ऐसी कई चीजें, मतलब कई स्मारक उनका जो है संरक्षण करना, उनकी रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होगी, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और अदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्मारक इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 50 क्या कहता है? तो कार्यपालिका जो होगी वह न्यायपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका एक अलग पॉइंट हो जाती है और न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र हो जाती है। कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वह आता है जो एक कोई कर्मचारी समझ लीजिए या फिर किसी बड़े लीडर को समझ लीजिए। कार्यपालिका को जो है दबा सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका को कोई भी नहीं दबा सकता। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी आता है और इसके अंतर्गत नेतागण भी आते हैं, बल्कि न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। इसके ऊपर आप जो है सरकार किसी भी प्रकार की जो है रोक नहीं, उसके ऊपर न्यायपालिका झुक नहीं सकती, मतलब सरकार के सामने, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्वों को बढ़ावा देना। इसी बढ़ावा देने के कारण भारत देश जो है वह यूएनओ का सदस्य बना। क्या बना? भारत देश यूएनओ का सदस्य बना, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आपको अनुच्छेद 44 के लगाकर अनुच्छेद 51 तक समझ आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हम आपके लिए लेकर आएंगे मूल अधिकारों और जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में तुलना करके हम देखेंगे। इसके लिए बाध्य है मूल अधिकार के लिए या फिर नहीं, दोनों के बारे में हम तुलना करके देखेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का जो आपने अंत तक वीडियो को देखा। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेंगे। जय हिंद।